स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे सूल से, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे सूल से, लुट गए श्रृंगार सब बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। पैर जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पैर जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गया साख साख जल गई, पात पात झड़ गया साख साख जल गई। चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के.एस. सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद के.एस. सर के साथ। तो देखिए, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है उसमें बस कुछ ही टॉपिक बाकी हैं, जिसमें आप पॉलिटिकल साइंस की सीरीज को पूरा देखोगे हमारे यूट्यूब चैनल पर ही, ठीक है। तो ये सीरीज हम लगातार आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं एंड मेरी मुलाकात आपसे काफ़ी दिनों बाद हो रही है, ठीक है। एंड ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताते रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। एंड आपने इतना सपोर्ट किया, आपके सपोर्ट की वजह से इतने सब्सक्राइबर हुए हैं, ठीक है। आपके सपोर्ट की वजह से इतना कुछ हुआ है, उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद। तो आज हम लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में ही DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज हम क्या लेकर के आए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, DPSP क्या होते हैं, तो इनको समझने के लिए करते हैं हम स्टार्ट। देखिए, चलिए सबसे पहले आप इधर आ जाइए। देखिए, हमने देखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 4 है और एक पार्ट 3 है, इन दोनों की हमने बात की थी। देखो, पार्ट 3 में क्या आते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं। क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट आते हैं, मतलब इनको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं जिनको हम? मौलिक अधिकार बोलते हैं। पार्ट 4 में आते हैं DPSP। क्या आते हैं? DPSP आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो हमने टोटली कंसेप्ट के साथ ये वाला पोर्शन पूरा कर लिया है, ठीक है। हमने ये वाला पोर्शन पूरा कर लिया है, अब हम ये वाला करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो कुछ अधिकार ऐसे थे जो उसी टाइम पर प्रदान कराए गए थे। जब संविधान बनाया गया था तो कुछ अधिकार ऐसे थे जो संविधान के बनाते उसको लागू करते ही प्रदान कराए गए थे हमको, उनको बोला गया मौलिक अधिकार। उनको क्या बोला गया? मौलिक अधिकार। तो ये कैसे अधिकार थे? जो लागू होते ही, क्या? संविधान लागू होते ही, संविधान के लागू होते ही हमको प्रदान कराए गए, हमको प्रदान कराए गए, ठीक है। जो संविधान के लागू होते ही हमको प्रदान कराए गए, वो तो कौन क्या थे? हमारे फंडामेंटल राइट थे, मौलिक अधिकार थे। अब क्या हुआ था उस टाइम पर कि कुछ अधिकार ऐसे थे कि भाई इनको हम भविष्य में प्राप्त करवाएंगे, मतलब जनता को भविष्य में इनको प्राप्त करवाएंगे। कुछ अधिकार ऐसे थे, तो उन अधिकारों को बोला गया बच्चों DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहले ये एक ही था, ठीक है। मतलब जब संविधान हमारा बना था, संविधान लागू होते ही कुछ अधिकार हमको उसी वक्त प्रदान कराए गए थे, तुरंत प्रदान कराए थे, उनको बोला गया था मौलिक अधिकार। और कुछ अधिकार ऐसे थे बच्चों कि भाई हम भविष्य में इनको प्रदान कराएंगे, भविष्य में हम इनको जनता को प्रदान कराएंगे, उनको बोला गया बच्चों क्या? DPSP बोला गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला गया, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा और ध्यान से देखना आप। देखिए, अगर इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है या इनका वायलेशन होता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब ये वाद योग्य हैं, ये क्या हैं? वाद योग्य हैं, अपन ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन
आप यहाँ पर सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये क्या नहीं है बच्चों, ये वाद योग्य नहीं है। ये क्या नहीं है, वाद योग्य नहीं है। मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आपके मौलिक अधिकार आपको प्रदान नहीं कराए जा रहे हैं या आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो, आप सीधे जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर बच्चों, अगर आपके डीपीएसपी, अगर आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कोई नीति निर्देशक तत्व आपको प्रदान नहीं कराया जा रहा है, तो आप सीधे कहाँ नहीं जा सकते हो, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। पहला अंतर आप ये देख सकते हो। दूसरा अंतर, ये संविधान के भाग 3 में आता है, ये संविधान के भाग 4 में आता है डीपीएसपी। यहाँ दोनों में अंतर भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी आता है, संविधान के भाग 3 में क्या आता है, फंडामेंटल राइट आते हैं। अगर और हम अंतर देखना चाहें तो भाई फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। कहाँ से कहाँ तक आते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। लेकिन अगर अपन इसमें देखेंगे तो इसमें 36 से लेके कितने तक आएंगे बच्चों, 51 तक आएंगे। 36 से लेके 51 तक हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल आते हैं। तो ये अंतर भी आप देख सकते हो, ठीक है। और फंडामेंटल राइट नीति निर्देशक तत्व में बच्चों, इसमें समाजवाद के लक्षण भी हैं, गांधीवाद के लक्षण भी हैं। हमारे नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी में गांधीवाद के लक्षण भी हैं, समाजवाद के लक्षण भी इसमें प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। तो आज हम देखने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में। तो ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है इसके बारे में कि भाई ये वाद योग्य है या नहीं है। भाई नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं सीधे तौर पर, सिंपल बात, ठीक है। इसमें याद रखना कि भाई हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइटों का कोई वायलेशन करता है, कोई शोषण करता है या हमको प्रदान नहीं कराता है तो भी। ओके, तो ये तो बच्चों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब अगर आप देखें भाई डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए थे डीपीएसपी, ठीक है। वहाँ के संविधान से प्रेरित होकर हमने हमारे संविधान में इनको रखा है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, तो देखते रहिए और बने रहिए कंसर्ट विद के सर के साथ। देखिए, तो देखिए बच्चों, बात करें हम डीपीएसपी की, अगर हम बात करें डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसा मैंने आपको बताया भाई, मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान के पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। कहाँ से कहाँ तक आते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। कहाँ से लिए हमने, ये आयरलैंड से लिए। कहाँ से लिए हमने, ये आयरलैंड से हमने ये लिए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है काफी। देखिए, इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य है। मतलब जो डीपीएसपी की बात कर रहा है बच्चों कि भाई डीपीएसपी को लागू करना राज्य का, और राज्य मतलब सरकार का कर्तव्य है। राज्य मतलब यहाँ पर क्या है, राज्य मतलब यहाँ पर है सरकार का कर्तव्य है। डीपीएसपी को लागू करना किसका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, ठीक है। संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों की कोई समिति नहीं थी। तो बोला गया बच्चों कि संविधान सभा में, जब संविधान सभा बन रही थी हमारी, जब संविधान सभा पहली बार बनी थी, गठित हुई थी, बैठी थी, तो उस टाइम पर बच्चों डीपीएसपी के लिए, नीति निर्देशक तत्वों के लिए किसी प्रकार की कोई कमेटी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई समिति नहीं थी। जबकि फंडामेंटल राइट के लिए कमेटी थी, जबकि मौलिक अधिकारों के लिए क्या थी, कमेटी थी। और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, जीबी कृपलानी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था बच्चों, जीबी कृपलानी को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये आपने पढ़ा होगा। देखिए, जबकि फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार की सब कमेटी थी। क्या थी बच्चों, सब कमेटी बनाई गई थी, मतलब उप समिति अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उप समिति बनाई गई थी। जबकि फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार की क्या बनाई गई थी बच्चों, उप समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसके अध्यक्ष थे जीबी कृपलानी। जिसके अध्यक्ष कौन थे, जीबी कृपलानी जिसके अध्यक्ष थे। अब देखिए बच्चों आगे, देखिए फंडामेंटल राइट अगर उस टाइम पर बात करें तो भाग 3 और भाग 4 की अगर हम बात करें तो देखिए बच्चों, भाग 3 कुछ अधिकार जो तत्काल दिए जा सकते थे उनको फंडामेंटल राइट बोला गया। मतलब कुछ ऐसे अधिकार थे बच्चों उस टाइम पर जो हमको तुरंत प्रदान कराए गए थे संविधान के लागू होते ही। उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया बच्चों मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट बोला गया उनको, मूल अधिकार बोला गया उनको, ठीक है। और कुछ अधिकार ऐसे थे बच्चों जो भविष्य में दिए जाएंगे, ऐसा बोला गया उस टाइम पर कि भाई भविष्य में इनको प्रदान कराएंगे। उनको बोला गया बच्चों डीपीएसपी। उनको क्या बोला गया, डीपीएसपी उनको बोला गया। आगे बोला गया बच्चों डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है ऐसा बोल दीजिए, या बोल दीजिए वाद योग्य नहीं है। आप ऐसा भी बोल सकते हो बच्चों, वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है, वाद योग्य नहीं है। कि भाई अगर
आपको कोई डीपीएसपी या डीपीएसपी पूरे डीपीएसपी में से किसी एक डीपीएसपी को आपको प्रदान नहीं कराया जाए तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि मेरे डीपीएसपी मुझे प्रदान नहीं कराए गए हैं इसलिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, अगर आपके मौलिक अधिकार का, अगर आपको फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट आपको प्रदान नहीं कराए जा रहे हैं तो फिर आप सीधे कहाँ जा सकते हो, तो फिर आप सीधे जा सकते हो बच्चों कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए किस आर्टिकल का यूज किया जाएगा, अगर आपके भाग 3 के फंडामेंटल राइट जितने भी हैं अगर उनका वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कौन सा आर्टिकल होगा ये बताओगे आप कमेंट बॉक्स में। चलो मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 32। वैसे आप सबको ये पता होगा, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि आप सबको ये अच्छे से पता होगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो भाई आर्टिकल 32 के द्वारा आप कहाँ जा सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और हाई कोर्ट जाने के लिए किस आर्टिकल का यूज किया जाता है बच्चों, सीधे अगर आपको हाई कोर्ट जाना हो तो हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, आर्टिकल 226 मतलब आर्टिकल 226 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, आर्टिकल 226 का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि भाई डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो 36 से 51 तक आएंगे। बाद योग्य नहीं है, मतलब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो अगर आपको ये प्रदान नहीं कराए गए हैं तो। और भाई डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों का संबंध क्या है ये भी आपने देख लिया है। इनके लिए उप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों, जिसके अध्यक्ष थे जीवी कृपलानी, जबकि डीपीएसपी के लिए किसी प्रकार की कोई उप समिति नहीं थी। यहाँ तो हो गया। अब चलते हैं बच्चों आगे, चलिए देखिए निर्देशक सिद्धांत, तो मतलब ये डीपीएसपी की बात कर रहा है बच्चों, किसकी बात कर रहा है, डीपीएसपी की ही बात कर रहा है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है। निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उनके उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ध्यान देना है बच्चों आपको, एक तो वैचारिक स्रोत के आधार पर और उनके उद्देश्यों के आधार पर बांटा गया, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया बच्चों, 3 भागों में बांटा गया है। एक तो वैचारिक स्रोत के आधार पर और एक उनके उद्देश्य के आधार पर डीपीएसपी को, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कितने भागों में बांटा गया बच्चों, 3 भागों में बांटा गया है। अब देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला बच्चों समाजवादी सिद्धांत, सबसे पहला कौन सा है, समाजवादी सिद्धांत सबसे पहला है। दूसरा कौन सा है बच्चों, गांधीवादी सिद्धांत, दूसरा कौन सा है, गांधीवादी सिद्धांत। और तीसरा है बच्चों उदार और बौद्धिक सिद्धांत, तीसरा कौन सा है बच्चों, 3rd नंबर का उदार और बौद्धिक सिद्धांत। तो हम ये देखेंगे कि भाई समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आएंगे, हम ये भी देखेंगे बच्चों कि गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आएंगे, हम ये भी देखेंगे कि उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चों, एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से हिट होता है आपके एग्जाम में कि भाई डीपीएसपी में किस किस टाइप के सिद्धांत या किन किन विचारों को रखा गया है। ऑप्शन में दे दिए जाएंगे बच्चों आपको 4, गांधीवादी दे दिया जाएगा, समाजवादी दे दिया जाएगा, एक और कोई सा एक उदारवादी दे दिया जाएगा और एक इनके अलावा दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है बच्चों को 3 बिल्कुल आपको अलग दे दिए जाएं और एक इनमें से दे दिया जाए। तो ये 3 प्रकार के क्या हैं, 3 प्रकार से बांटा गया है उनके उद्देश्यों के आधार पर, इतना आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं बच्चों, हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए अगर सबसे पहले की मतलब हम समाजवादी की बात करें बच्चों, तो समाजवादी में हमारे आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43A और 47, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 आर्टिकल। वैसे ये इसका सब है, ठीक है, मतलब 43 का 43A है ये, ठीक है। तो 6 आर्टिकल और अगर सबको भी हम गिने तो 7 आर्टिकल आते हैं भाई किसमें, हमारे समाजवादी सिद्धांत में। कितने आर्टिकल आते हैं बच्चों, 7 आर्टिकल आते हैं। अगर हम इसको भी काउंट करें 43A को भी, हालांकि 43A 43 का ही पार्ट है, मतलब ये सब है। जैसे होता है ना हम पॉइंट डालते हैं बच्चों, जैसे कि ये मेन पॉइंट हो गया, फिर इसके अंदर एक पॉइंट ये, फिर एक पॉइंट ये, ऐसे जब हम नोट्स बनाते हैं छोटी क्लासों में आपने बनाए होंगे बच्चों 11, 12, 10th में, इस प्रकार से हम नोट्स बनाते हैं ना, उसी प्रकार इसका पार्ट ये है। अगर इसको भी गिनेंगे तो बच्चों 7 आर्टिकल हमारे किस में आते हैं बच्चों, समाजवादी सिद्धांतों में आते हैं। मतलब डीपीएसपी में समाजवादी सिद्धांत हैं और उन समाजवादी सिद्धांतों में आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 41, 42, 43, 43A और 47। तो देखो 38, 39 याद रखना है, उसके बाद में 41, 42, 43, ठीक है, और फिर 43A, उसका बाद 47, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अभी हम इनको डिटेल से भी पढ़ेंगे बच्चों आगे। देखिए अब आगे अब आते हैं बच्चों गांधीवादी सिद्धांत, और गांधीवादी सिद्धांतों में आर्टिकल
40, 43, 40, 43, 43V, 46, 47 और 48। ठीक है, तो ये किस में आते हैं बच्चों? ये गांधीवादी सिद्धांतों में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों? गांधीवादी सिद्धांतों में ये आते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों उदार और बौद्धिक सिद्धांत, तो इसमें देखिए आप ध्यान से 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों इतने आर्टिकल आते हैं। इसमें कितने आते हैं एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना। 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। ये आर्टिकल किस में आते हैं बच्चों? ये सभी ये डीपीएसपी के ही पार्ट हैं बच्चों। ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब डीपीएसपी के ही पार्ट हैं। लेकिन डीपीएसपी में भी बच्चों वर्गीकरण किया गया है। उस वर्गीकरण में ये जो आर्टिकल हैं बच्चों वो 3rd नंबर पर आते हैं। और 3rd नंबर का हमारा कौन सा है? 3rd नंबर का हमारा है बच्चों उदार और बौद्धिक सिद्धांत। कौन सा है हमारा? उदार और बौद्धिक सिद्धांत। तो ये तो हमने वर्गीकरण देखा बच्चों। ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि भाई 36 से लेकर के 51 तक क्या क्या लिखा हुआ है, वो बात कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा और है, देखिए इनकी प्रकृति नैतिक होती है बच्चों। जो हमारी डीपीएसपी है ना बच्चों, तो डीपीएसपी की प्रकृति क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है बच्चों? नैतिक प्रकृति होती है। कैसी होती है इनकी प्रकृति? नैतिक होती है। ओके, अब देखिए यह कल्याणकारी राज्य के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं बच्चों? कल्याणकारी राज्य के बारे में कौन बताता है? डीपीएसपी बताता है। कौन बताता है? डीपीएसपी बताता है। इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों डीपीएसपी में संशोधन के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है बच्चों, ध्यान रखना है। डीपीएसपी में कोई बदलाव करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता है और इसे संसद के दोनों सदनों से, ध्यान देना है बच्चों आपको, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित किया जाना है। और बोला गया है बच्चों कि अगर आपको डीपीएसपी में संशोधन करना है तो संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित करना चाहिए बच्चों। सिंपल मेजोरिटी नहीं आएगी बच्चों, यहाँ पर साधारण बहुमत नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ पे क्या आएगी बच्चों? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा विशेष बहुमत से संशोधन हो पाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है बच्चों, ठीक है ना, कि भाई डीपीएसपी में संशोधन करने के लिए क्या साधारण बहुमत चलेगा? नहीं चलेगा, साधारण बहुमत से संशोधन नहीं होगा। संशोधन किससे होगा बच्चों? संशोधन होगा विशेष बहुमत से। किससे होगा? विशेष बहुमत से, वो भी दोनों सदनों, जो सदन जो है ना संसद है, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से। ठीक है, यहाँ तक हो गया बच्चों। अब अपन यहाँ तक आपको मैं भी शायद अच्छे समय में आ गया होगा। अपन बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अब देख लेते हैं बच्चों 36 से लेके 51, 36 से लेकर के 51 तक क्या है। तो देखिए 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 36 में किसके बारे में बताया गया है? राज्य के बारे में बताया गया है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है आर्टिकल 36 में। आपको यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखिए बच्चों आर्टिकल 37 क्या है? इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना अनिवार्य है, यह न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। मतलब जब हमने बात की थी ना बच्चों कि भाई ये वाद योग्य नहीं है, तो ये किसमें लिखा है बच्चों? ये आर्टिकल 37 में है। ये किसमें है? आर्टिकल 37 में कि भाई डीपीएसपी का नहीं है बच्चों, वाद योग्य नहीं है, अपरिवर्तनीय है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों 38 की बात कर लेते हैं बच्चों। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो बोला गया है बच्चों आर्टिकल 38 क्या बोलता है कि राज्य मतलब सरकार लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं बनाएगा। मतलब सरकार क्या करेगी बच्चों? सोशल जस्टिस के लिए, लोक कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए क्या करेगी? कानून बनाएगी। क्या बनाएगी बच्चों? कानून बनाएगी, व्यवस्थाएं बनाएगी। ये किसमें लिखा हुआ है बच्चों? तो ये लिखा हुआ है 38 में। ये किसमें लिखा हुआ है? 38 में। आगे देखिए 39 की बात करते हैं बच्चों। एक मिनट, थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा। देखिए राज्य 39 की बात करते हैं बच्चों। राज्य भौतिक और अभौतिक साधनों के संकेंद्रण को रोकेगा। राज्य महिलाओं व बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था ध्यान रखेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है। बच्चों आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा एक तो जो ध्यान देना है
इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर देना है, ठीक है, कि राज्य महिलाओं में बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था का ध्यान रखेगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब कि राज्य जब भी आपसे कोई काम करवाएगा या आप कहीं काम करने जा रहे हो तो राज्य ऐसा नियम बनाएगा, सरकार ऐसे नियम बनाएगी बच्चों कि महिलाओं को काम की कंडीशन कैसी प्रदान की जा रही है, महिलाओं को काम, जहाँ पे महिलाएं काम करने जा रही हैं वहां का वातावरण कैसा है, ठीक है, जहाँ पे पुरुष जिस एज के काम करने जा रहे हैं क्या उस एज के अनुसार वहां का वातावरण है, अगर वहां का वातावरण उस एज के अनुसार नहीं है तो सरकार व्यवस्थाएं बनाएगा, सरकार क्या बनाएगा बच्चों, कानून बनाएगी सरकार, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है, कि भाई महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है। ये भी किसमें बोला गया है बच्चों, आर्टिकल 39 में, काफी इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है, आर्टिकल 39 में बोला गया है बच्चों कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात बोली गई है बच्चों के बच्चों, पुरुषों और महिलाओं की उम्र का मतलब उनकी अवस्था का क्या रखा जाएगा बच्चों, ध्यान रखा जाएगा कि वो किस टाइम पर किस अवस्था में हैं, उस चीज का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए बच्चों 39A, देखिए अब जो 39 का ही है बच्चों, 39 है उसी के अंतर्गत है, ठीक है। अब देखिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, तो बोला गया है बच्चों कि एक तो भाई इक्वलिटी ऑफ जस्टिस, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब आपको जो विधि के द्वारा सहायता दी जाएगी, आपको जो कानूनी सहायता प्रदान कराई जाएगी बच्चों, वो क्या रहेगी, निःशुल्क रहेगी, क्या रहेगी, निःशुल्क रहेगी। जैसे कि अभी आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हो तो क्या आपसे वो पैसा लेते हैं, नहीं, रिपोर्ट फ्री में लिखते हैं ना आपकी। तो उसी वजह से बोला गया बच्चों कि भाई जो विधिक सहायता रहेगी, जो कानूनी सहायता रहेगी, जो विधि के द्वारा प्रदान सहायता आपको की जा रही है, वो क्या रहेगी बच्चों, वो निःशुल्क रहेगी, उसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, उससे आपको पैसे नहीं लिए, उसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, या वहां पर आपको पैसे नहीं लिए जाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो भाई जो विधि के द्वारा जो सहायता प्रदान आपको कराई जाएगी वो क्या रहेगी बच्चों, निःशुल्क रहेगी। ये किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है बच्चों, आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है। उसके बाद समान न्याय, भाई आप अमीर हो, गरीब हो, आप किसी लोअर कास्ट से आते हो, किसी अपर कास्ट से आते हो, मिडिल क्लास के हो, लोअर क्लास के हो, अपर क्लास के हो, किसी भी क्लास के हो, आप सभी को समान न्याय की व्यवस्था कराई गई है बच्चों। किसकी व्यवस्था कराई गई है आप सभी के लिए, समान न्याय की व्यवस्था कराई गई है, मतलब आप कानून की नजरों में समान हो बच्चों। आप क्या हो, सब कानून की नजरों में, हम सब क्या हैं, हम सब कानून की नजरों में क्या, हम सब कानून की नजरों में क्या है बच्चों, समान है, हम सब क्या है, कानून की नजरों में समान है। तो समान न्याय की बात और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब निःशुल्क कानूनी सहायता की बात किस आर्टिकल में की गई है बच्चों, या किस डीपीएसपी के आर्टिकल में की गई है। क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है बच्चों, अगर वो सिंपल देना चाहेंगे, जो पेपर बनाने वाले हैं, अगर वो सिंपल देना चाहेंगे तो वो ऐसे दे सकते हैं बच्चों कि डीपीएसपी के किस आर्टिकल में निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, तो 39A। वैसे भी दे सकते हैं बच्चों कि किस संविधान के किस आर्टिकल में निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, तो 39A, ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए बच्चों आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की बात की गई है बच्चों, किसकी बात की गई है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की बात की गई है। और ग्राम पंचायतों का जैसे कि लोकल गवर्नमेंट की बात की, ग्राम पंचायत, देखिए बच्चों जैसा कि हमने हमारे ही इसी चैनल पर लोकल गवर्नमेंट को अच्छे से पढ़ रखा है बच्चों, हमारे ही चैनल पर हमने अच्छे से लोकल गवर्नमेंट को पढ़ा हुआ है, ग्राम पंचायतों को पढ़ा हुआ है। तो अगर आप ग्राम पंचायतों को पढ़ना चाहते हो डिटेल के साथ, अगर आप चाहते हो कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें क्या अंतर है, इनके अंतर को कैसे देखें, इनमें क्या क्या अंतर होता है, कब पहचाना जाए कि भाई ये नगर पालिका है, कब पहचाना जाए ये नगर परिषद है, कब पहचाना जाए कि ये नगर निगम है, और कैसे पहचाना जाए कि ये नगर पंचायत है, ठीक है, और कैसे पहचाना जाए ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है सॉरी ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो ये सब व्यवस्थाएं बच्चों, ये सब जो व्यवस्था की गई है आर्टिकल 40 में, किसकी बात की गई है बच्चों, ग्राम पंचायत की बात की गई है। और ग्राम पंचायत हमने इसी हमारे चैनल पर भी अच्छे से पढ़ा रखी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ग्राम पंचायत के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आगे, देखिए अब अगर बच्चों आगे की बात करें तो देखिए आर्टिकल 41, 41 आर्टिकल क्या कहता है बच्चों
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब कुछ दशाओं में काम भी आपको पाने का अधिकार है, शिक्षा आपको पाने का अधिकार है और लोक सहायता पाने का आपको अधिकार है। राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। तो बोला गया है बच्चों कि कुछ कंडीशंस में, कुछ दशाओं में आपको अधिकार, आपको शिक्षा पाने का अधिकार है और राज्य बच्चों जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनका विशेष ध्यान रखेगा। ये किसमें कहा गया है बच्चों? ये आर्टिकल 41 में कहा गया है, आर्टिकल 41 में कहा गया है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। देखिए अब आ जाइए बच्चों आर्टिकल 42 पर। 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। बोला गया है बच्चों कि एक तो क्या है भाई, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं। मानवोचित दशाओं का मतलब है बच्चों कि आप जहां पर काम करने जा रहे हो, क्या वो काम करने लायक आपके लायक तो है? आपके लायक मतलब मानवों के लायक तो है? ऐसा बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं आपसे काम भी करवाया जा रहा हो और आपको जो कंडीशन है, आपको जो वहाँ की सिचुएशन देखनी पड़ रही हो वो ऐसी हो कि हम वहाँ पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं, वो भी किसी सिचुएशन की वजह से, वो भी वहाँ की दशा की वजह से, वो भी वहाँ की कंडीशन की वजह से। तो बोला गया है बच्चों कि आर्टिकल 42 क्या कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, एक तो भाई न्याय संगत दशा होनी चाहिए और मानवोचित होनी चाहिए, मानवों के अनुसार होनी चाहिए। मानवों के अनुसार का मतलब बच्चों कि काम करने लायक जगह हो, वहां पे गलत व्यवहार आपके साथ ना हो, वहां पर एक्सप्लॉयटेशन आपका ना हो। ठीक है। एंड बोला गया था प्रसूति सहायता का उपबंध है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको विशेष राहत, विशेष छूट दी जाएगी। ये सब बातें कहाँ पर लिखी गई हैं बच्चों? ये सब आर्टिकल 42 में लिखी गई हैं। कहाँ लिखी गई हैं बच्चों? ये सब आर्टिकल 42 में लिखी गई हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां से आगे चलते हैं अपन थोड़ा। देखिए 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। मतलब भाई जो आपके पास काम करने आ रहे हैं उनको आपको क्या देना है? वेतन देना है, मजदूरी देनी है। इसकी व्यवस्था की गई है बच्चों आर्टिकल 43 में। आगे देखिए बच्चों 43 का ही क्लॉज है, ए बोल दीजिए या क्या बोल दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। बोला गया बच्चों सहकारी समितियों की स्थापना। ठीक है। 97वां संविधान संशोधन 2011 के अनुसार जोड़ा गया है। और बोला गया बच्चों कि सहकारी समितियों की क्या बच्चों स्थापना भी कहाँ बोला गया है? आर्टिकल 43 के क्लॉज ए में बोला गया है, जिसको कब लाया गया था? 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसको लाया गया था। ठीक है। अब आइए बच्चों आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 को देखते हैं जल्दी से। देखिए 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात किसमें की गई है बच्चों? आर्टिकल 44 में की गई है। किसमें की गई है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किसमें की गई है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किसमें की गई है बच्चों? तो ये बात की गई है बच्चों आर्टिकल 44 में। किसमें बात की गई है? आर्टिकल 44 में की गई है समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता क्या होती है बच्चों? कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी कास्ट हैं, जितने भी यहाँ पे मतलब मानवों की जातियां हैं, उन सब के लिए एक समान कानून। उन सब के लिए क्या बच्चों? उन सब के लिए एक समान कानून। ये आता है समान नागरिक संहिता के अंतर्गत। मतलब सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की बात कौन करता है बच्चों? समान नागरिक संहिता बात करता है। और अभी तक समान नागरिक संहिता पूरे भारत में कहां पर लागू है? मतलब किस राज्य में? आप बताओगे ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना बच्चों। क्वेश्चन है कि प्रेजेंट टाइम में या अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल दीजिए या समान नागरिक संहिता बोल दीजिए। ठीक है। तो समान नागरिक संहिता प्रेजेंट टाइम में अभी किस राज्य में लागू है? ये बताओगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। तो आप मुझे जरूर बताएं। मुझे पता है कि आपको अच्छे से पता होगा, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। आगे देखिए बच्चों 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। तो आर्टिकल 45 में बोला गया है बच्चों कि बालकों के लिए निःशुल्क, फ्री बच्चों, और एक तो अनिवार्य शिक्षा।
बालकों के लिए एक तो निःशुल्क और एक अनिवार्य शिक्षा। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन आता है ना बच्चों कि ये तो कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट भी होती हैं अपने, तो उसी प्रकार से भाई जो बालक हैं उनको उनके लिए जो बालक हैं उनके लिए एक तो निःशुल्क शिक्षा मतलब फ्री एजुकेशन एंड अनिवार्य शिक्षा मतलब कंपलसरी एजुकेशन प्रदान कराएगा। कौन कराएगा बच्चों? राज्य कराएगा। कौन कराएगा? राज्य मतलब सरकार कराएगी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, क्योंकि ये जो डीपीएसपी है ना बच्चों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डीपीएसपी राज्य की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? राज्य, और राज्य मतलब सरकार। भाई डीपीएसपी किसकी जिम्मेदारी है बच्चों? सरकार की ही जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने ऐसा बोला है। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, आगे 46 पर आ जाइए बच्चों। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST तथा अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। बोला गया है बच्चों कि राज्य सरकार ध्यान रखेगा SC ST और अन्य जो दुर्बल वर्ग हैं उनकी शिक्षा, उनकी एजुकेशन और उसकी अर्थ संबंधी हितों मतलब उनकी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान कौन रखेगा बच्चों? उनकी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखेगा राज्य और सरकार। मतलब उनके लिए छूट प्रदान की जाएगी। उनके लिए क्या प्रदान की जाएगी बच्चों? छूट प्रदान की जाएगी, रिलीफ प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा बच्चों? सरकार के द्वारा। ये किसमें बोला गया है बच्चों? ये बोला गया है आर्टिकल 46 में। किसमें बोला गया है? आर्टिकल 46 में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, देखिए 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। तो बोला गया है बच्चों पोषाहार स्तर को और जीवन स्तर को बेहतर करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य का कर्तव्य होगा। और पोषाहार स्तर का मतलब क्या है बच्चों? पोषाहार स्तर का मतलब है बच्चों कि आपके खाने में जो न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी के लिए चाहिए, जो न्यूट्रिशंस आपके शरीर के लिए चाहिए, क्या जो खाना आपको प्रदान कराया जा रहा है उसमें उपलब्ध हैं? ठीक है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात? पोषाहार स्तर का मतलब है बच्चों कि भाई जो आप खाना खा रहे हो क्या उसमें वो न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं जो आपकी बॉडी के लिए, जो आपके शरीर के लिए क्या है बच्चों? आवश्यक हैं, बहुत जरूरी हैं। ये कौन ध्यान रखेगा बच्चों? ये भी सरकार ध्यान रखेगी। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है बच्चों जीवन स्तर को ऊंचा करने में। जीवन स्तर को ऊंचा करने में भी सरकार जितना हो सकेगी उतना क्या करेगी? भरपूर प्रयास करेगी बच्चों। ठीक है, ऐसा बोला गया है किसमें? आर्टिकल 47 में। और लोक स्वास्थ्य को सुधारने में, और जितने भी हम समाज में, जितने भी हम देश में लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य को सुधारने की भी जिम्मेदारी किसकी है बच्चों? मतलब इनके स्वास्थ्य को सुधारने की पूरी कोशिश करेगी कौन? सरकार, जितना उससे हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी किसमें लिखा हुआ है कि भाई लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जितनी कोशिश सरकार से हो पाएगी वो उतनी कोशिश करेगी। ठीक है, ये भी कौन करेगा? ये सरकार करेगी बच्चों। ये किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है बच्चों? आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है। अब आगे देखिए बच्चों आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 पर आ जाइए। देखिए आर्टिकल 48 कहता है बच्चों कृषि और पशुपालन का संगठन, मतलब एग्रीकल्चर और पशुपालन की बात किस आर्टिकल में की गई है बच्चों? तो आर्टिकल 48 में की गई है। किसमें की गई है बच्चों? आर्टिकल 48 में 48 में की गई है डीपीएसपी के। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब 48 का है 48A या 48A बोल सकते हैं अपन इसको। क्या बोल सकते हैं अपन इसको हिंदी में? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। कि भाई आपको एक तो पर्यावरण का संरक्षण करना है और वन जंगलों का संरक्षण करना है और वन्य जीवों की रक्षा करनी है। ये बात कहाँ की गई है बच्चों? ये बात की गई है आर्टिकल 48 के क्लॉज ए में। किसमें की गई है बच्चों? आर्टिकल 48 के क्लॉज ए में ये बात की गई है कि भाई एक तो पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का क्या करोगे? आप रक्षा करोगे, उनका संरक्षण करोगे। ये कहाँ लिखी गई है बात बच्चों? आर्टिकल 48 के क्लॉज ए में लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 48 के क्लॉज ए में लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए बच्चों 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना। वस्तुओं को संरक्षण देना। देखो बच्चों 49 कहता है आर्टिकल कि राष्ट्रीय महत्व के, मतलब हमारे नेशन के महत्व के, हमारे राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं एंड जितने भी स्थान हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं उनका क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमको उनका संरक्षण करना
है। मतलब ये कौन करेगा बच्चों, ये भी सरकार करेगी, ये सरकार की ही जिम्मेदारी है। डीपीएसपी किसकी जिम्मेदारी है बच्चों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, डीपीएसपी सरकार की जिम्मेदारी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसकी जिम्मेदारी है बच्चों, सरकार की जिम्मेदारी है। तो इनका क्या करेंगे बच्चों, वो सरकार क्या करेगी, संरक्षण करेगी। और हमारा मौलिक कर्तव्य है बच्चों, हमको भी क्या करना चाहिए, इनका संरक्षण, इनकी रक्षा करनी चाहिए। ये हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं बच्चों, ठीक है। हमारे मौलिक कर्तव्यों में बताया गया है कि भाई हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटी हैं, हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, और उन मौलिक कर्तव्यों को जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे कि भाई हमारी भी ये कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वगैरह उनको हम जान करके नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो हमको भी इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों, सरकार के साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, तो इनको लागू कराने की, मैं बोल रहा हूँ बार बार बच्चों, डीपीएसपी को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है बच्चों, राज्य मतलब बच्चों सरकार की है। किसकी है बच्चों, सरकार की है, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे, एक मिनट, चलिए अब देख लेते हैं बच्चों 50, आर्टिकल 50। देखिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बच्चों, कि एक तो है बच्चों एग्जीक्यूटिव, एक है ज्यूडिशरी। तो बच्चों बोला गया है कि भाई एक तो एग्जीक्यूटिव और एक ज्यूडिशरी, इन दोनों का पृथक्करण, इन दोनों को अलग अलग किस आर्टिकल में किया गया, मतलब किस आर्टिकल में एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी का पृथक्करण बताया गया है, ठीक है। तो किसमें बताया गया है बच्चों, आर्टिकल 50 में बताया गया है। किसमें बताया गया है, आर्टिकल 50 में बताया गया है। तो याद रखना है कि आर्टिकल 50 में एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी के पृथक्करण को बताया गया है। किसको बताया गया है बच्चों, पृथक्करण को बताया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में किस आर्टिकल में, आर्टिकल 50 में बात की गई है। आर्टिकल 51A देखिए बच्चों, लास्ट है बच्चों, ध्यान से देखना है। अंतरराष्ट्रीय शांति मतलब इंटरनेशनल की बात की जा रही है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, ठीक है। शांति मतलब पीस बोलते हैं बच्चों, पीसफुली। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात किसमें की गई है बच्चों, तो आर्टिकल 51 में की गई है, आर्टिकल 51 में की गई है। तो आर्टिकल 51 में याद रखना है बच्चों, आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की बात की गई है। किसमें की गई है, आर्टिकल 51 में की गई है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात किसमें की गई है बच्चों, आर्टिकल 51 में की गई है, आर्टिकल 51 में की गई है। अच्छा, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि डीपीएसपी में आर्टिकल अपन ने देखा कि भाई 36 से लेकर के 51 तक आते हैं, ठीक है। 36 से लेकर के 51 तक आते हैं। तो मैं आपको ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों ताकि आपको ये याद हो जाए, ताकि आपको ये क्या हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। इस कारण, इसी रीजन की वजह से मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ तक हमारे डीपीएसपी कंप्लीट हो गए, हमने पूरे डीपीएसपी को अच्छे से पढ़ लिया है। मैं आशा करता हूँ बच्चों, या मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा की सारा जो मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, ठीक है। क्योंकि काफी सिंपल वे में मैंने आपको ये बताया, जितना मेरे से हो पाया था, जितनी मेरी क्षमताएं थी बच्चों, उन क्षमताओं का उपयोग करते हुए मैंने आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आया भी होगा। अब बच्चों मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ, ठीक है, आप सुनिएगा। आपकी क्लास तो वैसे पूरी हो चुकी है, आप जाना चाहो तो वीडियो को यहीं पर स्किप करके छोड़ के जा सकते हो, अगर सुनना चाहो तो सुन सकते हो बच्चों, अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि समय और सफलता का महत्व क्या है, ठीक है। समय और सफलता का महत्व क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा सुनिएगा बच्चों। गोपाल दास नीरज जी की एक बहुत अच्छी कविता है बच्चों, जरा सुनिएगा। मुझे लगा कि मुझे आपको सुनाना चाहिए, ठीक है। समय और सफलता का संबंध, मुझे लगा कि वो कविता बहुत अच्छे से बताती है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो मुझे लगा कि आपको वो सुनाना चाहिए, आपको मैं यहाँ पे लिंक करके आपको सुनाता हूँ। सुनिएगा जरा बच्चों, कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुनिएगा जरा कि स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे सूल से, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे सूल से, लुट गए श्रृंगार सब बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पैर जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई,
पैर जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झड़ गया साख साख जल गई, पात पात झड़ गया साख साख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये कविता समय और सफलता दोनों में संबंध को अच्छे से बताती है। बच्चों कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मुझे कभी कभी लगता है बच्चों कि सफलता और समय का एक बड़ा महत्व होता है बच्चों। सफलता समय रहते हुए मिल जाए तो उसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है बच्चों, उसका महत्व और बढ़ जाता है। वैसे बोलते हैं कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती है बच्चों, ऐसा बोला जाता है। पर बच्चों मुझे कभी कभी क्या लगता है ना कि सफलता अगर समय रहते हुए मिल जाती है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये कविता आपको सुनाई थी बच्चों। ये कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरा तो कहना यही है बच्चों, कभी डिप्रेस ना हो, ठीक है, कभी ऐसी स्थिति में ना आए कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा, सब हो जाएगा बच्चों, आराम से बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा। मतलब इतना डिप्रेस, इतना टेंशन में बिल्कुल नहीं रहना है, इतना टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। कोशिश करो बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खुश रह सकें, क्योंकि जीवन का सबसे अच्छा जो उद्देश्य माना जाता है वो है बच्चों खुश रहना। अल्टीमेट पर्पज जो है बच्चों खुश रहना है। तो कोशिश करें बच्चों खुश रहें, ठीक है, और दूसरों को भी खुश रखें अपने साथ साथ, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्त को, और जितना हो सके सोसाइटी में अपना योगदान देते रहें। मेरा आपसे यही कहना है। कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर बच्चों इस क्लास में कोई मिस्टेक हुई हो या इस क्लास में आपको कोई गलती लगी हुई हो तो उस मिस्टेक को, उस गलती को मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए और बने रहिए कंसर्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद।